हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फेडरलिज्म, यानी कि हिंदी में जिसको कि हम कहते हैं संघवाद। अब देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को जल्दी देखकर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x पर भी देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और साथ में आपका चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे आप अगर अच्छी तरीके से आराम से समझना चाहते हैं तो नॉर्मल स्पीड में भी देखिए, कोई परेशानी नहीं है। साथ साथ में हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओवरव्यू जो दिया गया है चैप्टर का, ये जो ओवरव्यू होता है हर चैप्टर का, इसमें आपको एक तरीके से पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, किन चीज़ों पे फोकस करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या फोकस किया था? हमने पावर शेयरिंग के ऊपर फोकस किया था। वहाँ पर एक टर्म आया था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक टर्म आया था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो था, वही चीज यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या होता था, जिसमें अलग अलग लेवल्स होते थे गवर्नमेंट के, जो कि क्या करते थे, एक ही जनता के ऊपर शासन करते थे। कैसे करते थे, क्यों करते थे, क्या होता है, वही चीज हमें यहां पर पढ़ना है। और उसी के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फेडरलिज्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहां पर फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, इंडिया में कैसे काम करता है, सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू कर लेते हैं और धीरे धीरे पूरा चैप्टर समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब यहां पर टॉपिक है पहला, व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी जो ये फेडरलिज्म है ये आखिर होता क्या है, ये हम सबसे पहले समझेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। यानी पिछले चैप्टर में जो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की बात की थी, उसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल या फिर याद करने की कोशिश कीजिए। वहां पर हमने देखा था कि भाई बेल्जियम में क्या हुआ था, बहुत सारे बदलाव किए गए थे ताकि पावर शेयरिंग अच्छी तरीके से की जा सके। लेकिन श्रीलंका में वैसा नहीं हुआ था। श्रीलंका में क्या था? मेजोरिटेरियनिज्म था, ठीक है। तो यहां पर बेल्जियम में जो कई सारे बदलाव हुए थे, उनमें से एक बदलाव ये था कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ये किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी पूरे बेल्जियम के लिए जो सरकार है, उसके पावर्स को कम करके रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। यानी जो हमारा दो अलग अलग रीजन्स हमने देखे थे, जो हमारे वेलोनिया रीजन था या फिर फ्लेमिश रीजन था, उस रीजन में जो लोकल गवर्नमेंट थी, राज्य सरकार थी, उसको पावर्स दे दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन करके, ठीक है। लेकिन यहां पर बात आता है कि यहां पर ऐसा करने से पहले भी बेल्जियम में क्या था, रीजनल गवर्नमेंट हुआ करते थे, लेकिन उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए पावर्स नहीं थे। मतलब कि उनके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब क्या? मतलब गारंटी है कि भाई आपके पास पावर है, कोई छीन नहीं सकता है। अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, मतलब क्या है? सिंपली भाई जब चाहे सरकार आपसे पावर छीन सकती है, ये सिंपल मतलब है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कम करके जो आपका रीजनल गवर्नमेंट था, जैसे कि हमारे देश में राज्य सरकार जिसे हम कहते हैं, उसको क्या कर दिया गया था, पावर दे दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका अब रीजनल गवर्नमेंट है, वो अपने काम के लिए, अपने पावर्स के लिए, कुछ भी काम करने के लिए जो कि उसको पावर मिले हैं, उसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं होगी। मतलब क्या होगा, वो अपनी मर्जी से जो चाहे, जैसा चाहे, जैसे काम करना है कर सकती है। उसके पावर्स उसके पास हैं, कोई दूसरा उसके काम में दखल नहीं दे सकता है। यहां तक कि जो देश की सरकार है वो भी दखल नहीं दे सकती है। लेकिन वहां पर श्रीलंका के बारे में जब हमने बात किया था, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि जो श्रीलंका था, उतना हंगामा हुआ, सब चीज हुआ, उसके बावजूद आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज भी क्या है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरे देश में क्या होगा, सिर्फ एक सरकार होगी जो कि देश की सरकार होगी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसके अंडर में पूरा देश होता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े नेता होते हैं, मेन हेड होते हैं,
ठीक है। उसी तरीके से हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो यहां पर जो पीएम है और जो सीएम है, ये दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं, और ये क्या हो गया? एक तरीके का फेडरल गवर्नमेंट हो गया। फेडरलिज्म इंडिया में फॉलो किया जाता है। लेकिन यहां पर जो आपका श्रीलंका था, वहां पर यह सिस्टम नहीं था। श्रीलंका में क्या था? स्टेट गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं था, बल्कि पूरे देश में क्या होगा? सिर्फ पीएम रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। राज्य या फिर देश में अलग अलग राज्य वगैरह वहां पर नहीं बनाए गए थे। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर यही प्रॉब्लम थी। कहां पर? श्रीलंका में। और श्रीलंका में जो तमिल लीडर्स थे, उनका बहुत सारे डिमांड थे। उनमें से एक डिमांड यह भी था कि जो श्रीलंका है उसको एक फेडरल सिस्टम बना दिया जाए। यानी श्रीलंका क्या हो जाए? श्रीलंका में जो लोग हैं, जो तमिल लोग हैं, उनको एक छोटा सा अलग सा राज्य बनाकर दे दिया जाए, जो कि श्रीलंका के अंदर ही हो, और श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं वो अपने हिसाब से वहां पर लोकल शासन चलाएं। अब यहां पर देखिए, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है वो समझाया गया है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि भाई एक ऐसी सरकार जहां पर क्या होता है, जहां पर कि जो आपका पूरा पावर है देश का, वो पावर एक केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है, और एक छोटे छोटे इलाके के सरकार जो कि उस खास इलाके के लिए डिसीजन लेते हैं। जैसे यहां पर हमारे सामने इंडिया का मैप है, इसमें आप सभी को पता है कि इंडिया के लिए जो सरकार है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इसके पास कई सारे पावर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आर्मी इनके पास होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन इनके पास होता है कि किस देश के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है। तो इस तरीके के कई सारे पावर्स इनके पास होते हैं, और ये जब डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन पूरे देश के लिए लेते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, सभी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे देश पर अप्लाई होते हैं। लेकिन वहीं हमारे पास एक और सरकार होती है जो कि हमारे राज्यों में होती है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि बिहार का सरकार अगर है, तो बिहार राज्य का जो सरकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये जो डिसीजन लेगी वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए लेगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि डिसीजन कहां के लिए लेगी? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए लेगी। इसका लिया गया डिसीजन राजस्थान पर लागू नहीं होगा, और राजस्थान का जो राज्य सरकार होगा वो कहां का डिसीजन लेगा? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोकल जो डिसीजन होंगे वो लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही देश के ऊपर कई सरकारें शासन करती हैं, अपने हिसाब से शासन करती हैं, और अपने छोटे से मतलब एक सरकार हो गया पूरे देश के लिए, और एक क्या होता है? आपके एक रीजन के लिए। ठीक है। जनरली क्या होता है फेडरेशन में, जो फेडरलिज्म फॉलो करने वाले कंट्री जो होते हैं उनको फेडरेशन कहा जाता है। जैसे इंडिया भी एक प्रकार का फेडरेशन है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जनरली आपका मैक्सिमम जो देश है उनमें आपको दो लेवल के गवर्नमेंट मिलेंगे। दो लेवल कौन से? एक तो आपके देश के स्तर पर सरकार, और दूसरा आपका राज्य, जिसको कि हम अपने देश में राज्य कहते हैं, या फिर आपको जनरली रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता है, उसके लिए एक सरकार। तो दो सरकार आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? किसी भी देश में जनरली जहां पर फेडरेशन होता है या फिर फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। यहां पर वही चीज कहा गया, एक सरकार होती है जो कि पूरे देश से जुड़े हुए मुद्दे को देखती है, जैसे कि आपका जो आर्मी हो गया, देश का सुरक्षा हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इस तरीके के मुद्दे हो गए। लेकिन वही जो दूसरी सरकार होती है, वो दूसरी सरकार जो आपके लोकल लेवल पर होती है, जैसे हमारे देश में बात करें तो बिहार के लिए सरकार हो गया, यूपी का, राजस्थान का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। तो ये जो सरकारें हैं ये सारे क्या हैं? रीजनल गवर्नमेंट है, जिसको कि हम अपने देश में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये जो सरकारें होती हैं ये आपके जो लोकल लेवल पर मुद्दे होते हैं, जो कि लोकल लेवल पर जरूरी चीजें हैं, उन पर ध्यान देती है। जैसे बात करें तो यूपी में गंगा नदी बहती है, तो भाई यूपी में गंगा नदी बहती है तो हो सकता है गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो जाए, तो उसके बारे में कौन सोचेगा?
राज्य सरकार सोचेगी, यूपी सरकार सोचेगी क्या, राजस्थान की सरकार सोचेगी क्या? जी नहीं। राजस्थान में प्रॉब्लम है, कई बार सूखा आ जाता है, पानी बरसात कम होगी, सूखा का आ गया तो पानी की जरूरत कैसे पूरी होगी, ये कौन सोचेगा? क्या यूपी की सरकार सोचेगी? जी नहीं। क्या केंद्र सरकार सोचेगी? हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद करेगी, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में सोचने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, यानी कि राजस्थान की सरकार करेगी। मतलब क्या हुआ कि भाई लोकल जो मुद्दा है, लोकल मुद्दा पर सोचने का, काम करने का जो एक अधिकार होता है वो किसको दिया जाता है? रीजनल गवर्नमेंट को दिया जाता है, राज्य सरकार को दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि यहां पर मेन मुद्दा क्या है कि बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों जो सरकारें हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं और ये एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो अगर राज्य सरकार है, जैसे यूपी की सरकार या फिर बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार, तो उनको काम कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है राज्य सरकार को। जितना पावर राज्य सरकार को है उस पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकती है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें आपको जो लाल रंग में देश दिख रहे हैं ये सारे वो देश हैं जहां पर कि फेडरलिज्म कंसेप्ट को लागू किया गया है। फेडरल गवर्नमेंट जिस देश में मौजूद है उन सारे के यहां पर तस्वीर देख सकते हैं। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि भाई यहां पर फेडरलिज्म कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब यह है ना कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई है कि भाई एक देश के लिए सरकार होगा और एक राज्य के लिए सरकार होगा, बस ऐसे कहने के लिए नहीं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो यहां पर चाइना को देख सकते हैं, यहां पर हमारा चाइना है, लेकिन चाइना पर आप नहीं देख रहे हैं, चाइना को नहीं कहा गया है कि चाइना एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि चाइना में जो सरकार है वहां पर क्या होता है, चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो चाइना की केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को कुछ भी ऑर्डर दे सकती है, राज्य सरकार को जब चाहे हटा सकती है और राज्य सरकार के पद पर किसी को बैठा सकती है। मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं, इस वजह से चाइना को हम लोग फेडरल कंट्री नहीं मानते हैं। लेकिन इंडिया के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भाई जो राज्य सरकार होगा उसका काम क्या होगा, उसको पैसा कहां से मिलेगा, कैसे वो काम करेगी, और साथ में यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके काम में दखल नहीं दे सकती है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर यही बात लिखी गई है। यूनिटरी गवर्नमेंट और आपका फेडरल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा अंतर बताया गया है, जो कि मैंने कहा वही चीज बताया गया है कि भाई देखो जो फेडरेशंस होते हैं ना वो यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब कि देश में एक ही सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब एक देश में एक से ज्यादा सरकारें हैं जो कि सेम जनता के ऊपर शासन करती है। जैसे अगर यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो यहां पर क्या होता है, सिर्फ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर जो आपके कई स्तर की सरकारें होती हैं उनका कंट्रोल एक ही सरकार के हाथ में होता है। जैसे चाइना की बात करें, चाइना में आपके रीजनल गवर्नमेंट हैं लेकिन मेन पावर किसके पास है, मेन कंट्रोल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी जो सब यूनिट्स हैं वो सब ऑर्डिनेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। मतलब चाइना की केंद्र सरकार जैसा चाहे वैसा ऑर्डर दे, उसको कोई आपको राज्य सरकार मना नहीं कर सकता है। समझ गए? लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप अपने देश में कई बार सुनते होंगे कि भाई जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जाके कोर्ट में केस लड़ रही हैं। तो आप सोचते होंगे यार केंद्र सरकार तो ज्यादा पावरफुल है, वो हटा क्यों नहीं देती है, राज्य सरकार कैसे लड़ जाती है? क्योंकि भाई जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राज्य सरकार को पावर देता है, केंद्र सरकार को भी पावर देता है, और दोनों की पावर अलग रखता है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के काम में दखल ना दे और राज्य सरकार केंद्र सरकार के काम में दखल ना दे। उसके बारे में हम ये कैसे होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है कि बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार है
और राज्य सरकार है, दोनों अंतिम में जवाबदेह किसके प्रति होती है? जनता के प्रति होती है, और दोनों अलग अलग जवाबदेह होती है। जैसे जब आपके देश के लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो आप पूछते हैं कि भाई आपने आर्मी के लिए क्या किया, आपने देश की इकोनॉमी के लिए क्या किया, इस तरीके की बातें पूछते हैं। मतलब जो जनता होती है वो पूछती है, और सरकार भी, जो नेता लोग होते हैं वो क्या आके बताते हैं कि हम लोग जब जीतेंगे ना तो इकोनॉमी अच्छा कर देंगे, इतने रोजगार दे देंगे, ये देंगे वो देंगे। लेकिन जब राज्य सरकार के चुनाव होते हैं तो क्या वो आर्मी की बात करती है क्या? जी नहीं। राज्य सरकार का चुनाव होता है तो वहां पर मुद्दे अलग होते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पावर अलग हैं। राज्य सरकार इकोनॉमी के मुद्दे पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, या फिर जो आपका आर्मी है उसके मुद्दे पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जब मान लीजिए बिहार का चुनाव होगा तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, या फिर यूपी के का जब चुनाव होगा जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये दोनों थोड़े अपने चुनाव में कहते हैं कि यार मुझे जिता दो चुनाव में तो मैं जाकर चाइना से दोस्ती कर लूंगा। ये नहीं कहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का वो पावर नहीं है। इसलिए दोनों सरकारें अलग अलग जवाबदेह होती हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे यहां पर कुछ फीचर्स बताए गए हैं फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म के क्या फीचर्स होते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो यहां पर कुल मिलाकर करीब 7 फीचर्स आपको पढ़ने हैं, तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। पहला फीचर तो सिंपल है कि भाई देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मोर लेवल, जो लेवल है ना उसको टायर्स भी कहते हैं, मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होगी, मिनिमम 2 होगी, 2 से ज्यादा हो सकती है। जैसे हमारे देश में अगर बात करें तो हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे सबसे पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेवल का सरकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जो कि एक खास इलाके के लिए, जिसको कि हम अपने देश में राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उसके लिए डिसीजन लेती है। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी हमारे देश में होती है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन से मान्यता मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार मिला हुआ है। और लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो एक शहर के लिए होगी या फिर एक गांव के लिए होगी। उस स्तर पर ये लोकल गवर्नमेंट काम करती है। जैसे गांवों में पंचायत होते हैं, जो पंचायत के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। उसी तरीके से जो शहर होते हैं उनके मेयर होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, जो कि उस खास शहर के लिए या फिर गांव के लिए काम करते हैं। तो मतलब क्या, फेडरलिज्म में क्या होगा, 2 या फिर 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। हमारे देश में कितना लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे मैं एक नागरिक हूं, अपने देश भारत का नागरिक हूं, तो मेरे शहर में एक सरकार है जो कि नगर पालिका है, जो क्या करती है, मेरे शहर की साफ सफाई का काम करती है। मेरे राज्य में, मैं जिस राज्य में रहता हूं उस राज्य की सरकार है, वो सरकार क्या करती है, मेरे राज्य की साफ सफाई नहीं, पुलिस हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और भी बहुत सारे मुद्दे पर डिसीजन लेती है। और मेरे देश की भी सरकार है, केंद्र सरकार, जो कि पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है। मतलब क्या हो गया, मेरे देश की जो आर्मी है, मेरे देश का इकोनॉमी हो गया, मेरे देश का सारा डिसीजन, मतलब हम सभी लोगों के देश का। तो क्या हुआ, मैं एक ही जगह पर हूं, मैं ही नागरिक हूं, लेकिन मेरे लिए 3 सरकारें हैं अलग अलग। एक मेरे शहर की जो साफ सफाई का काम करेगी, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, सड़क बनवाने का, सुंदरीकरण का, और भी बहुत काम करेगी। राज्य सरकार जो कि दूसरा काम करेगी, और केंद्र सरकार जो कि अलग तरीके का काम करेगी। तीनों का काम अलग अलग है, बांटा हुआ है, और मैं तीनों को टैक्स भरता हूं। जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी मुझसे पैसा लेती है, राज्य सरकार भी लेती है, और साथ में केंद्र सरकार भी लेती है। तीनों सरकारें मुझसे पैसा लेती हैं और तीनों मेरे लिए काम करती हैं। तो क्या हुआ, तीनों सरकारें मेरे ऊपर ही शासन कर रही हैं। हम सभी के ऊपर 3-3 सरकारें बैठी हुई हैं जो कि अलग अलग काम को करती हैं। ठीक है, अब यहां पर वही चीज लिखा गया है जो कि अभी तुरंत मैंने बताया। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
जो कि मैंने कहा वही चीज यहां पर लिखा गया है कि जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर लोकल हो, तीनों सेम जनता के ऊपर शासन करती हैं, लेकिन तीनों के अधिकार अलग अलग होते हैं। जैसे आर्मी का काम कौन देखेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। इकोनॉमी कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरनेशनल रिलेशन कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। पुलिस को कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगी कि भाई पुलिस क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी। एजुकेशन कौन देखेगा? तो राज्य सरकार, मेनली राज्य सरकार देखेगी, लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सब देखती है। और भी बहुत तरीके के मुद्दे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। फिर आपका लोकल गवर्नमेंट क्या काम करता है? लोकल गवर्नमेंट आपके मोहल्ले की सड़कें बनाना, नालियां बनाना या फिर साफ सफाई करना, सुंदरीकरण करना, लोकल ट्रांसपोर्ट का यानी कि लोकल बस वगैरह चलाने का काम, ये सारे काम कौन देखेगा? लोकल गवर्नमेंट देखेगा। मतलब क्या हो गया? तीन सरकारें हैं, तीनों आम जनता के ऊपर ही शासन करती हैं, लेकिन तीनों के अधिकार अलग अलग हैं, तीनों को टैक्स कहां से मिलेगा ये अलग अलग हैं, और तीनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा गया है तीसरा फीचर। तीसरा फीचर क्या है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है यानी जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, ये तीनों सरकारों का ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है। यानी कि जो अलग अलग स्तर की सरकारें, जैसे कि हमारे देश में ना तीन है, लेकिन कई सारे देश हैं जहां पर सिर्फ दो हैं, तो वहां पर दोनों स्तर की सरकारों का पावर, हमारे देश में तीनों स्तर की सरकारों का पावर क्या होगा? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होगा कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। आप बार बार न्यूज अगर कभी खोले तो सुनने को क्या मिलेगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये जो किया गया है राज्य सरकार द्वारा ये गलत है, केंद्र सरकार ने किया तो वो गलत है। आपका मतलब इस तरीके के डिबेट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि किसको क्या अधिकार मिलेगा। समझ गए? और इस वजह से जो आपका एग्जिस्टेंस है और अथॉरिटी है तीनों सरकारों की, हमारे देश में तीनों सरकार, बाकी जगहों पर दो सरकार, तो वहां पर क्या होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। यानी कि कोई भी सरकार जो है वो अगर बैठी हुई है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया है कि आपके पास क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला फीचर, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल of government. Such changes require the consent of the level of both the level of government. यहां पर कहा जाता है कि देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जब यहां पर बात की गई है तीन लेवल की सरकार की, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने की या फिर बदलाव करने की बात आएगी, तो उसमें क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मर्जी से कोई बदलाव कर सकती है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है, कोई बहुत बड़ा बदलाव करना है, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा बदलाव करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बात नहीं की जा रही है। बहुत बड़ा बदलाव करना है कि भाई स्टेट से कोई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट छीन ले या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर दे दे, इस तरीके के बहुत बड़े बदलाव अगर संविधान में करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं कर सकता है। अगर कोई बदलाव करना है, बहुत बड़ा बदलाव करना है, इंपॉर्टेंट बदलाव करना है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मर्जी होनी चाहिए और साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स की भी मर्जी होनी चाहिए, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहां पर क्या पांचवा क्या है फीचर? कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। अगर कभी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट के बीच में फाइट हो जाए कि भाई पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा, तो पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि हम कंट्रोल करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं 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 हम लोग करेंगे, हम लोग सबसे पावरफुल हैं। अगर इस तरीके का कोई भी मैटर पर डिस्प्यूट हो जाता है कि किसका क्या अधिकार है, किसका क्या काम है, अधिकार क्षेत्र को, काम को लेकर कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कोर्ट में कौन सा कोर्ट? जो आपका यहां पर कहा गया है हाईएस्ट कोर्ट, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट भी, जो क्या करेगा? अंपायर के जैसा काम करेगा और वो सॉल्व करने का कोशिश करेगा कि भाई किसके पास क्या पावर रहेगा। ये कौन देखेगा? कोर्ट इस मैटर को देखेगा। अगला पॉइंट, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। साथ में यहां पर क्या लिखा गया है कि भाई देखो, जो आपका
सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर लोकल सरकार, तीनों सरकार पैसा कहां से कमाएंगे ना, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि तीनों सरकारों को पैसा कहां से मिलेगा, कहां से कौन टैक्स ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। जैसे हमारे देश में एक टैक्स होता है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कौन लेता है? इनकम टैक्स लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इनकम टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमारे देश में एक नया सिस्टम आया है, जीएसटी। जीएसटी में क्या किया गया है कि दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, एक आदमी से पैसा ले लेती हैं और फिर उसको आधा आधा बांट लेती हैं। जीएसटी का आधा कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट, और साथ में आधा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से, और कई सारे राज्यों में क्या होता है, वैट चलता है, वैल्यू एडेड टैक्स चलता है, या फिर सेल्स टैक्स चलता है, जो कि अलग अलग सरकारें लेती हैं। इसी तरीके से आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, एक टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर आपने कस्टम ड्यूटी का नाम सुना होगा। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कस्टम ड्यूटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो अलग अलग टैक्स जो हैं वो अलग अलग सरकारों के द्वारा लिया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि कौन सरकार किस प्रकार का टैक्स लेगी। इसके बाद सातवां फीचर क्या है? सातवां फीचर सिंपल ये है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट का फायदा क्या है, या फिर क्यों ये लागू किया गया है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो फेडरल सिस्टम है इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है? पहला देश में यूनिटी बनाए रखना, कि भाई अलग अलग इलाके के लोग जो होते हैं उनके एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग इलाके के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है, रहन सहन सारी चीजें अलग अलग हैं। तो लोग जो हैं वो अपने राज्य के हिसाब से खुद जिएं, उनको जैसा मन है वैसा रहें, और साथ में पूरे देश में यूनिटी भी बनी रहे। जैसे अगर हम बात करें तो जो तमिलनाडु राज्य है वहां पर लोग तमिल भाषा बोलते हैं, कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोलते हैं, केरल राज्य में मलयालम बोलते हैं, और यहां पर यूपी में हिंदी बोलते हैं। तो सभी लोगों को राज्य आधार पर यह छूट दे दी गई कि भाई तुम अपने मर्जी से जो भाषा बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम सभी अपना भाषा बोलते हुए अपने कल्चर को फॉलो करते हुए खुश रहो, और साथ में तुम सभी क्या करो, इंडियन हो, तुम सभी इंडियन हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहां पर अपने राज्य में हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी तरीके से कोई कर्नाटक में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कन्नड़ भाषा बोलता है, लेकिन वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूं, कोई तकलीफ नहीं है। हम लोगों ने दो चीजें अचीव कर ली कि यहां पर क्या हुआ, रीजनल डाइवर्सिटी को भी अचीव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने कल्चर को फॉलो करो, मैं अपना फॉलो करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, और साथ में हमारे देश का यूनिटी भी बना रहा। हम न उससे नाराज हैं, न वो व्यक्ति हमसे नाराज है, कोई भी किसी से न झगड़ रहा है, लड़ रहा है, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका ये दो मेन फीचर, दो आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं फेडरल सिस्टम के। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम या फिर फेडरलिज्म, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर आगे अगर हम बात करें तो आगे यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर between the central and the state government varies from one federation to another। मतलब क्या यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी पूरे देश के लिए सरकार और एक राज्य के लिए सरकार, ये अलग अलग देश में अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कंपैरिजन में बहुत कम पावर है उसके पास। तो ये ऐसा है। लेकिन अगर आप यूएसए में जाएंगे ना तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम पावरफुल है, बहुत वीक है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावर। यूएसए का कोई स्टेट गवर्नमेंट आज चाहे तो वो यूएसए देश से अलग हो सकता है, संविधान में ऐसा लिखा गया है। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में, कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अलग होने का बात भी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा डिमांड भी उठा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देगा, सारे नेता को जेल में डाल देगा और पिटाई कुटाई करके सबको बराबर कर देगा। तो ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक देश में ऐसा सिस्टम है, दूसरे देश में ऐसा है? ऐसा दुनिया के हर देश में है। क्या है? हर देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेन मुद्दा आ जाता है कि वो देश बना कैसे।
तो वो देश कैसे बना, इस आधार पर अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर कैसे बना कोई देश, इसके लिए हम दो प्रकार के देशों की बात करेंगे, दो तरीके से जो देश बनता है उसकी बात करेंगे। पहला सिस्टम क्या होता है, पहला तरीका देश बनने का होता है कि कई सारे छोटे छोटे स्टेट जो थे, जो कि पहले आजाद हुआ करते थे, वो एक साथ आए और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक बड़ा यूनिट बनाया, बड़ा देश बनाया, बिगर यूनिट बनाया। और इस तरीके से क्या हुआ, जो लोकल इलाके थे, लोकल जो छोटा पहले देश था, उसका सोवरेनिटी उसके पास बना रहा, अपना आइडेंटिटी उसका अपने पास बना रहा, और साथ में क्या हो गया, एक साथ में आकर एक बड़ा देश बनाकर खुद की सिक्योरिटी भी अच्छी कर ली, इकोनॉमी को मजबूत कर लिया। और इस तरीके से जो देश बनते हैं ये क्या कहलाते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस होते हैं, या फिर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी इसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर इसी रीजन से यहां पर मैंने यूएसए कहा कि यूएसए का कोई स्टेट चाहे ना तो वो अपने देश से अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब यूएसए बन रहा था तो यूएसए कैसे बना था, वहां पर पहले अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे जो कि अपना देश थे अलग अलग, वो सभी साथ आए और उन्होंने एक देश बनाया जिसका नाम क्या बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत सारे स्टेट मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट बना रहे हैं, एक बड़ा देश बना रहे हैं। इस वजह से कोई स्टेट जब चाहे देश से अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इस कैटेगरी के जो देश होते हैं उनके पास क्या होता है, इक्वल पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या तो इक्वल होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? लेकिन अगर यहां पर बात करें दूसरा सिस्टम क्या होता है, यहां पर जब एक बड़ा देश बनता है, कोई बड़ा देश बन गया, लेकिन उस बड़े देश को चलाने में दिक्कत हो रहा है, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको संभालने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए नेता लोग ने बैठे यार बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करो ना छोटा छोटा राज्य बना दो, तब आसानी से हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठकर छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो बहुत कम पावरफुल होगा, बहुत वीक होगा। और यहां पर इस प्रकार के फेडरेशन को हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इंडिया के अलावा आपका स्पेन या फिर बेल्जियम भी एग्जाम्पल है। जैसे इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया में तो ऐसा तो था नहीं कि पहले से तमिलनाडु राज्य था, कर्नाटक था, केरल था, महाराष्ट्र था, या फिर आपका आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था, वो सब साथ मिलकर आए बोले कि चलो चलो इंडिया बनाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। हम जब ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे तो आजाद हम इंडिया के रूप में हुए थे। फिर बात आया कि इंडिया को चलाना है, इंडिया को मैनेज करना है, यहां पर इंडिया पर शासन करना है, तो कैसे चलाया जाए। तो नेताओं ने क्या किया, इंडिया में फेडरलिज्म को लागू कर दिया। बोला कि चलो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और इंडिया के नीचे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, कई सारे राज्य बना देते हैं। और यहां पर आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे कि कोई भी नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य को तोड़ सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है अपनी मर्जी से। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, इस सिस्टम में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यह बहुत पावरफुल होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कम पावर होता है। यहां पर ज्यूरिसडिक्शन, यहां पर आपका बताया गया ज्यूरिसडिक्शन वर्ड क्या होता है, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। सिंपली हिंदी में आपको अधिकार क्षेत्र, मतलब कि किस इलाके में आपका शासन चलेगा, कहां तक आपका शासन चलेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर आपको ये जो है लेटेस्ट रिवाइज, इसको आप चाहें तो खुद से देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे अब यहां पर इंडिया के बारे में बात की गई। हम यहां तक क्या समझ गए, यहां तक समझ गए कि भाई फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स हमने देख लिए, किस किस प्रकार के फेडरलिज्म होते हैं। तो वो दो प्रकार के जो फेडरलिज्म मैंने बताया ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज से, आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको एक्सप्लेनेशन भी यहां पर करना होगा। इसके साथ में यहां पर फीचर्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म का आपका डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर इंडिया की हम लोग बात करते हैं कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, इंडिया में क्या चीजें हैं जो कि इंडिया को एक फेडरेशन बनाती है, या फिर फेडरलिज्म हम कह सकते हैं कि इंडिया में फॉलो होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें
तो यहां पर हमने पहले क्या देखा कि जो स्मॉल कंट्रीज हैं जैसे कि बेल्जियम या फिर श्रीलंका जो हैं, उनको अपने देश में डाइवर्सिटी मैनेज करने में बहुत तकलीफ हो रहा था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई बेल्जियम में क्या था, 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, कुछ लोग इसके अलावा आपका जर्मन बोलते थे, या फिर कुछ लोग इसके अलावा क्या बोलते थे, आपका डच भाषा बोलते थे। तो उसके वजह से वहां पर मैनेजमेंट बहुत तकलीफ हो रहा था। इसके अलावा हमने श्रीलंका का बात किया कि भाई श्रीलंका में तो गृह युद्ध हो गया, लोग एक दूसरे को मरने मारने को उतारू हो गए। किस वजह से? डाइवर्सिटी की वजह से। और वहां पर डाइवर्सिटी किसके बीच में था? सिंहली भाषा और तमिल भाषा, तीसरा कोई नहीं था। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर कई सारे थे, लेकिन भाषा के आधार पर 2 ही ग्रुप था, और 2 ही ग्रुप एक साथ नहीं रहने पाए। इतना हमने देखा पिछले देश में। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भाई, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे रिलीजन फॉलो होते हैं, बहुत सारे रीजन हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी बात ही मत कीजिए भाई, कितना डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज के आधार पर आपको 20-50 लैंग्वेज मिल जाएंगे, धर्म के आधार पर 7-8, आपको उससे भी ज़्यादा कई लोगों का अपना मानना है कि हम अलग धर्म है, उस तरीके से आपको कई सारे धर्म मिल जाएंगे। उसके अलावा आप रीजन के आधार पर भी देखें तो लोगों का पहनावा, ओढ़ावा, खान पान के आधार पर भी कई सारे, एक राज्य में ही कई सारे डिवीज़न हैं। तो डाइवर्सिटी इंडिया में भर भर के, कूट कूट के भरा हुआ बहुत सारा है। अब यहाँ पर इस देश में कैसे पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो कि लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रहें, लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो यहां पर इसलिए क्या होता है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया क्या करे, फेडरलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करे, और साथ में इंडिया अपने देश में पावर शेयरिंग को लागू करे, ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सम्मान को बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ रह सकें। अब यहां पर बात करें तो यहां पर वही चीज कहा जा रहा है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि इंडिया जो है, इंडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तब जाकर हम लोगों को आजादी मिला। इंडिया में पार्टीशन भी हो गया, इंडिया से कर 2 देश अलग हो गए, एक पाकिस्तान, इसके अलावा एक बांग्लादेश भी देश बन गया जो कि पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। अब यहां पर क्या हो गया, इंडिया के आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो थे वो देश का हिस्सा बने और हमारा देश इंडिया बना। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन को या फिर फेडरलिज्म को इस तरीके से वर्ड लिखा नहीं गया है। लेकिन हम जिस तरीके से सरकार चलाते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में शासन चलता है, वो पूरी तरीके से फेडरलिज्म को फॉलो करता है। फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के आधार पर हमारा देश चलता है। अब यहां पर ऊपर अगर हम 7 हमने फीचर्स की बात की थी जो कि हर फेडरल कंट्री में होनी चाहिए, जो भी देश फेडरलिज्म को फॉलो करता है उसमें वो 7 फीचर्स होने चाहिए। तो सिंपली हम एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या वो 7 फीचर्स इंडिया में अप्लाई होते हैं, क्या वो 7 फीचर्स इंडिया में लागू होते हैं, इंडिया उन 7 चीज़ों को फॉलो करता है। तो यहां पर उन चीज़ों को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे देश का जो संविधान है, जब संविधान बना था तो हमारे देश में शुरुआत से ही फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को लागू की गई है। लेकिन शुरुआत में क्या किया गया था, सिर्फ 2 स्तर की सरकार की बात की गई थी। मतलब क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहां पर आगे चलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, ये दोनों गवर्नमेंट थी। लेकिन बाद में एक नया थर्ड टायर या फिर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जोड़ी गई, जिसको कि हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। उसमें आपका पंचायत आ जाएगा और म्युनिसिपैलिटीज आ जाएंगे, जो कि आपके गांव या फिर शहरों के लिए होती हैं। अब यहां पर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिस्डिक्शन। यानी कि जो आपके, जैसा कि हर फेडरलिज्म में होता है, वैसा ही हमारे देश के जो फेडरलिज्म है हमारे देश में, वहां पर भी हर सरकार का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर डिफाइंड है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर डिफाइंड है, और साथ में लोकल गवर्नमेंट का भी पावर डिफाइंड है। ठीक है, अब इसके लिए, इस चीज को बनाए रखने के लिए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी और लोकल गवर्नमेंट क्या काम करेगा, इसके लिए जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसको डिवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाए गए हैं। 3 लिस्ट कौन कौन से? पहला यूनियन लिस्ट, अगला लिस्ट है आपका स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट।
तो यहां पर थर्ड लिस्ट कौन सा है, ये आपका है कंकरेंट लिस्ट। यहां पर एक सेकेंड, यहां पर ये दिख नहीं रहा है, छोड़िए, कंकरेंट लिस्ट होता है। अब यूनियन लिस्ट का सिंपल मतलब यह है कि यूनियन लिस्ट ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट है, ऐसे सब्जेक्ट का लिस्ट है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी कि वो हम पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, और उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर दे दिए गए हैं कि आप इसके ऊपर डिसीजन लीजिए। जैसे डिफेंस, हमारे देश का विदेशों से सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देश से दोस्ती रखना है, दुश्मनी रखना है, क्या डील करना है, कैसे करना है, सारी चीजें। इसके बाद बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे डिसीजन जो है ये कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो टॉपिक्स है ना, ये पूरे देश के लिए सेम इंपॉर्टेंस का है, तो हर राज्य अगर अलग अलग डिसीजन लेगा तो पूरे देश में भाई प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए क्या किया गया है, यूनियन लिस्ट बनाया गया है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि पूरे देश के लिए डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे जो चाहे डिसीजन ले सकती है, और यूनियन लिस्ट में जो भी चीज लिखा गया है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अड़ंगा नहीं लगा सकती है, कोई बात नहीं कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है, जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे वो उन चीजों को लागू कर सकती है। इसके बाद बारी आता है स्टेट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट में वैसे टॉपिक्स होते हैं जो कि पूरे देश स्तर पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, एक इलाके के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, हमारे देश में कई सारे जो राज्य हैं, इन राज्यों का जो आपका एक तरीके से पूरा सिस्टम है वो अलग अलग है। मतलब कि भाई यूपी का प्रॉब्लम अलग है, राजस्थान का प्रॉब्लम अलग है, इसके अलावा जो आपका बिहार है वहां का प्रॉब्लम अलग है। तो इसलिए लोकल प्रॉब्लम को देखते हुए जो आपका लोकल गवर्नमेंट है उसको अधिकार दिए गए हैं, पावर्स दिए गए हैं। लोकल मुद्दे के एग्जाम्पल हैं जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें दखल नहीं दे सकती है। समझ गए? स्टेट लिस्ट का मतलब क्या, वैसे टॉपिक्स का लिस्ट जिस पर कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट उस पर आपका दखल नहीं देगा। अब यहां पर देखिए ये जो पार्ट है ना एनसीईआरटी का, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर आपका है, पेज नंबर एक साइड मैं बता देता हूं, 17 पेज नंबर जो है, यहां पर थोड़ा सा पारा जो है वो डिलीटेड है, वो एनसीईआरटी में है ही नहीं, कंकरेंट लिस्ट वाला हिस्सा। तो मैंने ये जो हिस्सा है ये आपको कट करके रखा है पुराना किताब से, जो आपका पुराना किताब आया करता था ना 17-18 का, उसके आसपास के किताब में ये हिस्सा था, तो इसलिए मैंने वहां से कट करके रखा हुआ है ताकि आपको ये चीज़ प्रॉब्लम ना हो, मैं पढ़ा दूं। और इसको अगर मैं यहाँ पर बता देता हूँ तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हुआ, वैसे टॉपिक्स का लिस्ट जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, इसके अलावा मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सारे चीज़ों के ऊपर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है। लेकिन क्या होगा कि जब दोनों सरकारें सेम मुद्दे के ऊपर कानून बनाएंगी तो हमेशा आपका यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू होगा और स्टेट गवर्नमेंट के कानून को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कोई कानून स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया और कोई सेंट्रल ने बनाया। जैसे यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई यहां पर आप बोला गया कि भाई आप 100 लोगों के मेंबर का ग्रुप एक ठो बना सकते हैं, आपके यूनियन बना सकते हैं, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं मैक्सिमम 100 मेंबर का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप मेंबर ग्रुप बनाइए और आप बना सकते हैं 1000 मेंबर का आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो किसका कानून लागू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आप 1000 मेंबर का ग्रुप बना सकते हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं। और स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है वो खारिज हो जाएगा, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। ऐसा यहां पर है कंकरेंट लिस्ट के एग्जाम्पल में। कंकरेंट लिस्ट का यही मतलब होता है कि अगर दोनों सरकारें चाहे तो कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों सरकारें सेम मुद्दे के सेम टॉपिक के ऊपर कानून बनाती हैं तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के कानून को खारिज कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये समझ गए कंकरेंट लिस्ट का, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर ये जो टॉपिक है ये आपका एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिलीटेड है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर हमारे सामने क्या आ जाता है, अब आगे आ जाता है व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, यानी कि वैसे टॉपिक के बारे में क्या होगा जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं लिखे गए हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यह संविधान हमारा कब बना था, 1947 के आसपास बना था, 1949 में कंप्लीट हुआ था, 1950 में लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद संविधान बनने के बाद बहुत सारे नए टॉपिक्स आ गए हैं, या फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि इन लिस्ट में नहीं लिखे गए हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, तो भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो संविधान बनने के बहुत साल बाद आया, या फिर और भी बहुत तरीके के मुद्दे हैं जो कि वहां पर लिस्ट में लिखे नहीं गए हैं, तो इसका क्या होगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम है, एक चीज किया गया कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर साथ में अंत में लिखा गया बाकी सब, यानी कि जो आपके जो भी टॉपिक नहीं लिखे गए हैं इस लिस्ट में उसको कह दिया गया रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, यानी बाकी के सब्जेक्ट्स जो कि यहां पर लिस्ट में नहीं है। और यहां पर यह व्यवस्था किया गया कि यहां पर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का अधिकार किसको दे दिया गया, यूनियन गवर्नमेंट को दे दिया गया, यानी कि जो आपका केंद्र सरकार है उसको यह अधिकार दे दिया गया। समझ गए। और इस तरीके से जो आपका ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर और भी बहुत तरीके के इस तरीके के टॉपिक हो गए, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर कानून बनाना, इंटरनेट को कैसे रेगुलेट करना, ये सारी चीजें किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि ऊपर हमने देखा कि जो आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, यानी कि जब केंद्र सरकार कई सारे राज्य बनाती है अपने देश में शासन अच्छी तरीके से चलाने के लिए, यहां पर जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसको बराबर का पावर नहीं दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा कम पावर दिया जाता है। तो यहां पर एक चीज है कि इंडिया में इंडियन यूनियन जो है, यानी कि इंडिया में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को भी बराबर पावर नहीं दिया गया है। किसी राज्य के पास स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, किसी राज्य के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पावर बिल्कुल मिनिमम बहुत कम रखे गए हैं। ठीक है, कुछ स्टेट जो होते हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कि भाई आपको स्टेटस दिया जाता है, आपको स्पेशल फेवर दिया जाएगा। तो यहां पर जैसे एग्जांपल है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 371, जहां पर इनको बहुत सारे उनके सिचुएशन के आधार पर स्पेशल पावर दिया गया है। इसके पहले हमारे देश में आर्टिकल 370 हुआ करता था, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स दिए गए थे, वो अब संविधान से हटा दिया गया है और जो जम्मू कश्मीर था उसके स्पेशल प्रोविजंस को खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहां पर बाकी राज्यों के स्पेशल प्रोविजंस अभी भी बने हुए हैं, इनको स्पेशल पावर दिया गया है। और यहां पर कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे उस इलाके में बायोडायवर्सिटी वैसी है, या फिर वहां का कल्चर वैसा है जो कि सरकार प्रोटेक्ट करना चाहती है, कई सारे उसके रीजन हो सकते हैं। अब यहां पर जैसे एग्जांपल में कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो यहां पर हो सकता है कि दूसरे इलाके के लोग यहां पर जाकर नागरिक नहीं बन सकते हैं, वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं। क्यों? ताकि उस इलाके की जो एक तरीके से कल्चर वगैरह है उसको बचाया जा सके। ठीक है, अब यहां पर इसके अलावा कई सारे राज्य या फिर कई सारे क्षेत्र होते हैं हमारे देश में जहां पर बिल्कुल लिटिल पावर, बहुत मिनिमम पावर दिया जाता है। ये इलाके इतने छोटे हैं या फिर इतने कम पावर इनको दिए गए हैं कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया गया है, यहां तक कि इनको राज्य भी नहीं बनाया गया है। और यहां पर इनका कल्चर बहुत अलग होने की वजह से या फिर इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ये क्षेत्र हैं इनको किसी दूसरे राज्य के साथ मिलाया भी नहीं गया है। तो इनका सिंपल नाम कहें तो इनको क्या कहते हैं हम, आपका केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। अब ये यूनियन टेरिटरीज क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहां पर ये स्टेट तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट यहां पर चलता नहीं है। यहां पर डायरेक्टली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। जैसे कि चंडीगढ़ का इलाका हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली का हो गया, पूरा दिल्ली जो है वो। इसके अलावा ये और भी कई सारे हैं, कुल मिलाकर 8 हैं जो कि क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। इनके पास
पास स्टेट जितना पावर नहीं होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इनको मैनेज करती है, डायरेक्टली इनको कंट्रोल करती है। खासकर जो आपका दिल्ली है और जो पुडुचेरी है वहां पर थोड़ी छूट दी गई है कि वहां पर राज्य सरकारें हैं जो कि लोकल लेवल पर काम करती हैं, लेकिन बाकी इलाकों में कोई भी वैसा व्यवस्था नहीं किया गया। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यानी कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, और इन पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सारा व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, और यहां पर कोई भी सरकार अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कानून में बदलाव नहीं कर सकती है। यहां तक कि हमारे देश की संसद भी अपनी मर्जी से सारे बदलाव नहीं कर सकती है। और यहां पर इस फेडरल स्ट्रक्चर को, पावर शेयरिंग को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग को थोड़ा सा भी चेंज करना है, थोड़ा सा भी बदलाव करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पहले तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी के साथ बिल को, कानून को पास कराना होगा। इसके बाद देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी विधानसभा वाले राज्य हैं, उन सभी राज्यों में से आधे राज्यों में से क्या करना होगा? इस बिल को पास कराना होगा। तब जाकर फेडरल स्ट्रक्चर में हम कोई बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इस फेडरल सिस्टम में जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या होता है? ये ध्यान रखना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, जो प्रोसीजर है, उसका अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के अधिकार को छीन रही है, या फिर राज्य सरकार कोई गलत कर रही है जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस चीज को देखने के लिए, यानी कि कोई अगर झगड़ा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उसको मैनेज करने के लिए जो आपके हाई कोर्ट होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो बीच में आते हैं। मान लीजिए कि कभी क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट है, उसको लगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे काम में दखल दे रही है, तो वो क्या करेगा? वो जाकर सीधे आपका कोर्ट पहुंच जाएगा और बोलेगा कि माई बाप देखो, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है और वो हमारे काम में दखल दे रहा है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जाकर कोर्ट में बहस करेंगे, फिर कोर्ट फैसला करेगा कि किसका बात सही है, फिर वही चीज कानून को फॉलो किया जाएगा। मतलब क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो आपका जज के रूप में, यानी कि अंपायर के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये हमेशा मेंटेन करता है कि दोनों के बीच में कभी टैक्स के लेकर कोई विवाद ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कोई विवाद ना हो, पावर को लेकर कोई विवाद ना हो। इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या काम किया जाता है? आपका कोर्ट जो है वो सारी चीजों का ध्यान रखता है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहां पर पोखरन की बात की गई है। तो पोखरन क्या है? एक जगह है हमारे देश के राजस्थान राज्य में, जहां पर कि भारत सरकार क्या करती है? न्यूक्लियर टेस्ट करती है, मतलब न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर वगैरह का टेस्ट करती है। यहां पर क्योंकि ये क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान सरकार जो है वो चाहे तो मना कर सकती है। क्या मना कर सकती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है और वो भारत में चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र में जितना चाहे, जैसा चाहे वो काम कर सकती है। अब यहां पर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इंडिया का, जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था। उस समय में इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा था। क्या आपको कहीं भी कोई भी राज्य दिख रहा है जो कि आज आप जानते हैं भाई यहां पर मध्य प्रदेश कहां है, उत्तर प्रदेश कहां है, या फिर इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश कहां है, कर्नाटक कहां है, कर्नाटक कहां है, तमिलनाडु कहां है, केरल कहां है? ये सारे राज्य नजर आ रहे हैं क्या? जी नहीं, ये सारे राज्य पहले नहीं हुआ करते थे जब देश आजाद हुआ था। उस समय में हमारा देश इस रूप में आजाद हुआ था, और बाद में हमारा देश, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, इसलिए बाद में केंद्र सरकार ने अपनी जरूरत के हिसाब से सरकार कैसे चलाना है अच्छी तरीके से, इसको देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या किया? कई सारे राज्य बनाए, भाषा आधार पर और चीजों के आधार पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड।
तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? अभी तक हमने समझ लिया कि भाई ये फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, साथ में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किए गए हैं फेडरलिज्म को फॉलो कराने के लिए। तो हमने एक तरीके से थ्योरी देख ली कि थ्योरी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे कैसे हमारा फेडरलिज्म चलेगा। लेकिन अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि रियलिटी में क्या क्या होता है, वो क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो सक्सेसफुल हो पाया, और फेडरलिज्म किस तरीके से हमारे देश में फॉलो होता है ये अब हम देखने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बात लिख देना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून बना देना, वो एक तरीके से जरूरी है ताकि फेडरलिज्म हमारा बन सके और चल सके। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से रियलिटी में वो चलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। रियलिटी में भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल होने पाए। और यहां पर यही कहा जा रहा है कि इंडिया में फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें या फिर कानून बनाए गए हैं, बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की गई है हमारे देश में, जिस तरीके से राजनीति होती है, उसमें बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं जिससे कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल होने पाया है हमारे देश में। तो यहां पर जो हमारे देश का पॉलिटिक्स हुआ है आज तक, उसमें क्या हुआ है, तो डाइवर्सिटी को हमेशा ध्यान में रखा गया है, लोगों के डिज़ायर को, एक कि भाई हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन मुझे मेरी आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं अपनी भाषा बोल सकूं, अपने तरीके से रह सकूं, अपने तरीके के जी सकूं। सभी लोगों को ये एहसास था, सभी लोगों को उनके बेसिक अधिकार दिए गए, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर और भी चीज़ों जो भी लोगों की इच्छाएं हैं उसके आधार पर। उससे क्या हुआ कि डाइवर्सिटी बनी रही, साथ में क्या हो गया, साथ में यूनिटी भी बनी रही, जिससे कि हमारे देश में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई। यानी कि हमारे देश में कई सारे डिसीजंस हुए हैं जिसने यूनिटी को बढ़ाया है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए, और उसकी वजह से ही फेडरलिज्म जो है हमारे देश में सक्सेसफुल हुआ है। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि हमारे फेडरलिज्म को काफी मजबूत बनाता है, वो है लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। तो यहां पर अगर आप जब इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर अगर आप साउथ इंडिया को देखें, वैसे नॉर्थ इंडिया की बात नहीं होगी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम राज्य जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। साउथ इंडिया में बात करें तो यहां पर महाराष्ट्र जो राज्य है वहां पर मराठी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक राज्य में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और साथ में केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये सारे राज्य हैं। इसके अलावा उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर और भी कई राज्य हैं जिनको कि भाषा के आधार पर क्या किया गया है, बनाया गया है। मतलब कि हमारे इंडिया में रहते हुए ही ये जो राज्य हैं अपने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोकल कामों के लिए, जैसे कि लोकल राज्य सरकार हो गया, या फिर नगर पालिका, नगर निगम का काम होगा, राज्य सरकार जो अपने इलाके में काम करेगा वो सारा क्या होगा, अपने लोकल भाषा में होगा। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा में होगा, तेलंगाना में तेलुगु भाषा में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, तमिलनाडु में तमिल, और केरल में मलयालम भाषा। तो भाषा आधार पर राज्य बनाने की वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आइए ज़रा सा देख लेते हैं कि हमारा एनसीईआरटी हमसे क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने का डिमांड उठने लगा, तो यहाँ पर ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए मेजर टेस्ट के जैसा था। टेस्ट जैसा क्यों था भाई? तो इसलिए था क्योंकि देश तुरंत आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके तुरंत बाद 1-2 साल में कई सारे इलाके थे जहां पर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने का डिमांड उठने लगा। तो यहां पर जो नेता लोग थे जो कि केंद्र सरकार में काम कर रहे थे, इनको लगा कि यार देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम लोग तुरंत, देश तुरंत आज़ाद हुआ है और भाषा आधार पर अगर हम राज्य बनाने लगते हैं तो हो सकता है कि ये सारे राज्य भारत
से अलग होने की बात करने लगे, यानी भारत को टूटने का खतरा हो जाए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर हुआ इसका उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि जब भाषा आधार पर राज्य बनाए गए, वो बल्कि क्या हो गया, लोग जो थे खुश भी हो गए, उनके डिमांड भी पूरे हो गए, और साथ में इंडिया से उनका लगाव भी किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ। ये एक तरीके से डाउट था, ये उनके मन में चिंता चल रही थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आपको कंपेयर करने की बात की गई है। जैसे यहां पर आप अगर ये जो इमेज देख रहे हैं, ये आपका इंडिया का इमेज है। इंडिया का इमेज कब का, जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उस समय का इमेज है। यहां पर आपको कोई भी आज का राज्य देखने को नहीं मिलेगा। पहले यहां पर मैसूर होता था, या फिर इसके अलावा इधर आपको मद्रास एक राज्य हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविंसेस होते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस होते थे। इधर राजस्थान को उस समय राजपूताना बोला जाता था, गुजरात होता था, लेकिन गुजरात राज्य नहीं था। उसी तरीके से बिहार जो था, उसमें झारखंड और बिहार और भी इलाके मिले हुए थे, समझ गए। तो इस तरीके से क्या था, पूरा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ था, जहां पर आज जो राज्य आप देखते हैं वो राज्य नहीं थे। बाद में जाकर क्या हो गया, बाद में जब आपके कई सारे राज्य जो थे, उनको उनकी सीमाएं बदलकर नए राज्यों का निर्माण किया गया, ताकि जो आपके भाषा के आधार पर विविधता है वो बनाकर रखी जा सके, या फिर क्षेत्रीयता यानी कि जो ज्योग्राफी है या फिर कल्चर है, उसके आधार पर जो आपका डाइवर्सिटी है उसको बनाकर रखा जा सके। शुरुआत में सबसे पहला जो राज्य बनने का शुरुआत हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। बाद में लेकिन भाषा को छोड़कर ज्योग्राफी को ध्यान में रखा जाने लगा, कल्चर को ध्यान में रखा जाने लगा, उस आधार पर नए राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो वो भाषा के आधार पर अलग नहीं हुआ था, बल्कि वो अलग इसलिए हुआ था क्योंकि जो झारखंड है उसका जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो बिहार से बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड अलग हुआ, उसके साथ भी यही बात थी कि वहां की ज्योग्राफी जो थी वो बिल्कुल अलग थी उत्तर प्रदेश से, वो एक पहाड़ी क्षेत्र था। इस रीजन से इन राज्यों को अलग किया गया। अब यहां पर यही कहा जा रहा है, जो मैंने कहा आपसे, कि जब स्टेट का निर्माण भाषा के आधार पर डिमांड शुरू में किया गया, तो जो लीडर्स थे वो काफ़ी डर रहे थे, उनको डाउट था कि देश टूट सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन कुछ सालों तक, कुछ दिनों तक क्या किया गया, इस डिमांड को दबा कर रखा गया, लेकिन बाद में इसको मान लिया गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, देश ज़्यादा आज यूनाइटेड है और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी आसान हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिसीजन क्या है, जिसने नेक्स्ट पॉलिटिकल डिसीजन जिसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर हमारे देश के पूरे यूनिटी को बढ़ाने में मदद किया है और साथ में फेडरलिज्म को भी मजबूत बनाया है, वो है लैंग्वेज पॉलिसी। तो हमारे देश की जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, वो पूरे वर्ल्ड में एकदम यूनिक है। हमारे देश का जैसा लैंग्वेज पॉलिसी वर्ल्ड में कहीं और भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहां पर इसलिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो अलग कैसे है, तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में किसी भी भाषा को हमारा नेशनल भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो नहीं है भाई, हमारे देश का कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम कैसे किसी एक भाषा को पूरे देश की भाषा घोषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें तो हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों, क्योंकि भाई हमारे देश में करीब 40% आबादी जो है वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करती है, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। बाकी के जो 60% हैं वो तो भाई नाराज हो जाएंगे कि भाई तुम 40% वाला भाषा को तुम लोग बना दिए पूरा देश का राष्ट्रभाषा, हम लोग तो हिंदी जानते भी नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो जो अपना काम करती है वो हिंदी भाषा में करती है, साथ में इंग्लिश भाषा में करती है। तो ये दोनों भाषाएं का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है। कैसे, तो जब केंद्र सरकार को कोई न्यूज़ निकालना होगा, कोई लेटर निकालना होगा, किसी राज्य को लेटर भेजना होगा, तो वहां पर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर केंद्र सरकार तमिलनाडु को लेटर भेजेगा तो इंग्लिश में भेजेगा, यूपी को भेजेगा तो इंग्लिश में भेजेगा,
अगर हिंदी राज्य है तो हिंदी में भेजा जा सकता है, लेकिन जो केंद्र सरकार का सारा काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का सारा काम होता है, हाई कोर्ट का सारा काम होता है, वो इंग्लिश भाषा में होता है, ताकि इस तरीके की परेशानियां ना हो। इसी तरीके से कोई एक राज्य दूसरे राज्य को अगर लेटर लिखता है तो वो क्या करेगा, इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करेगा। इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या है, जो अलग अलग राज्य है वो अपने अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तमिलनाडु राज्य में जो तमिलनाडु की सरकार है वो अपने राज्य के अंदर कुछ भी करेगा तो वो तमिल भाषा में करेगा। कर्नाटक जो राज्य है वहां पर जो कर्नाटक की सरकार है वो अगर कुछ भी करती है अपने राज्य के अंदर तो वो अपना कन्नड़ भाषा में करेगा, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर हमने तो समझ लिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी केंद्र सरकार की और साथ में इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन साथ में बाकी भाषाओं को भी बराबर का दर्जा देने के लिए और साथ में बाकी भाषाओं को बचाने के लिए जो केंद्र सरकार है, जो भारत देश है, उसमें जो संविधान है भारत देश का, वो 21 भाषाओं को हिंदी के साथ कुल मिलाकर कितने भाषा, कुल मिलाकर 22 भाषाएं जो हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करती है। मतलब उसको घोषित किया हुआ है कि हाँ सभी ये सारी जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, इसको केंद्र सरकार मान्यता देती है, इन 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई लड़का अगर जाता है, वो चाहता है कि वो केंद्र सरकार में नौकरी करे, तो केंद्र सरकार के लिए जब वो एग्जाम देगा तो वो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो एग्जाम दे सकता है और उसको रोका नहीं जाएगा। वो जिस भाषा में चाहे अपने क्वेश्चन पेपर को लिख सकता है, क्वेश्चन पेपर को डिमांड कर सकता है और उसकी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी बात को खारिज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो राज्य होते हैं, राज्य का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। ये तो हमने देख लिया। मैंने आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे नेशनल लेवल पर कि नेशनल लेवल पर 22 भाषाओं को दिया गया है दर्जा शेड्यूल्ड लैंग्वेज का। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। साथ में जो राज्य होते हैं उनका भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। जैसे अगर बात करें तमिलनाडु का ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, आपका कर्नाटक का कन्नड़ है, केरल का मलयालम है, आपका महाराष्ट्र का मराठी है। इस तरीके से हर राज्य अपना ऑफिशियल भाषा घोषित करता है। आपको इधर उत्तर प्रदेश का देखिए तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा, बिहार का भी हिंदी है, हरियाणा का भी हिंदी है और पंजाब का पंजाबी भाषा है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य जो है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए अपना खुद का एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर कहा गया है कि भाई देखो श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में हमें पता है कि बराबर का अधिकार देने से मना कर दिया गया था। जो सिंहली भाषी लोग थे वो तमिलों को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहते थे, तमिल भाषा को बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते थे। लेकिन यहां पर जो हमारे देश के लीडर्स थे, जब ये सारे डिसीजन लिए जा रहे थे, उन्होंने हिंदी को इस्तेमाल करने के दौरान बहुत ज़्यादा एक तरीके से सावधानी बरती कि भाई हिंदी को बहुत सावधानी से क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर जब संविधान शुरू में बना था तो शुरू में संविधान बनने के दौरान ये कहा गया था कि जो इंग्लिश भाषा है उसको ऑफिशियल काम के लिए सिर्फ 1965 तक इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा शुरुआत में कहा गया था। लेकिन बाद में चलकर जो ऐसे राज्य जो कि हिंदी नहीं बोलते थे उनके विरोध की वजह से कि भाई 1965 के बाद संविधान में ऐसा था कि हिंदी इस्तेमाल होगा, केंद्र सरकार हिंदी इस्तेमाल करेगी। लेकिन जो यहाँ पर दूसरे राज्य थे जो कि हिंदी भाषा नहीं बोलते थे, उनके विरोध की वजह से ये तय किया गया कि इंग्लिश जो है उसको अभी भी यूज़ किया जाएगा और आज भी यूज़ किया जाता है ऑफिशियल कामकाज में। और यहाँ पर तमिलनाडु का स्पेशली बात करें तो तमिलनाडु में ये जो पूरा आंदोलन था, भाषा के आधार पर आंदोलन कि भाई हिंदी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर हम लोग के भाषा को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, उसकी वजह से बहुत आपको तोड़ फोड़ आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भैया, हम लोग इंग्लिश भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में हिंदी भी इस्तेमाल करेंगे ऑफिशियल कामों के लिए। तो यहां पर देखिए क्या हो गया कि जब भी आप किसी को बराबरी का दर्जा देते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, तो उसको नाराज होने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ा चीज क्या है, यहां पर क्या हुआ जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, यहां पर पावर शेयरिंग हुआ। पावर शेयरिंग
कि भाई हमारी भाषा को जितना मान्यता मिल रहा है, हमारे भाषा को जितना दर्जा मिल रहा है, उतना ही दर्जा और मान्यता हम आपकी भाषा को भी देते हैं, आपकी भाषा को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं। लेकिन अगर श्रीलंका के जैसा हम लोग भी हिंदी थोपने लगते सभी राज्यों पर, तो क्या हम आज जितने खुश और शांत हैं हमारा देश उतना होने पाता? जी नहीं। हमारे देश में कई राज्यों में भाषा के आधार पर आंदोलन होने लगते, विरोध प्रदर्शन होने लगते, और श्रीलंका जैसा हाल भी हो सकता था। इस चीज से होने से बचा लिया हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने। और यहां पर जो हिंदी है उसका प्रमोशन भी एक तरीके से उतना नहीं किया गया, या फिर उसको उतना आगे वैल्यू नहीं दिया गया, सभी भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार है वो धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा हिंदी को प्रमोट करती है, ताकि सभी जगहों पर एक ही भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, अब यहां पर प्रमोशन कहा जा रहा है कि हिंदी को प्रमोट करती है केंद्र सरकार, लेकिन इस प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती कि भाई एकदम तुमको हिंदी ही बोलना है, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तमिल नहीं बोल सकते हो, तेलुगु नहीं ऐसा नहीं है। आपको मन है तो बोलिए, नहीं मन है मत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मन जब होगा तब बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इस चीज की वजह से श्रीलंका का जैसा सिचुएशन हमारे देश में नहीं हुआ और बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हमारे देश से हट गया। ठीक है, अब इसके बाद है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। भाई फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सरकार होती है और हर एक राज्य हर एक क्षेत्र के लिए एक सरकार होती है। तो भाई दोनों सरकारों के बीच में तालमेल भी तो होना चाहिए ताकि जनता के ऊपर अच्छी तरीके से शासन हो सके। तो यहां पर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन है वो भी फेडरलिज्म का भविष्य तय करता है, साथ में पूरे देश का भविष्य तय करता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे संविधान में तो पूरा अरेंजमेंट कर दिया गया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, सारा आपका अरेंजमेंट कर दिया गया संविधान में। लेकिन हो सकता है कि यहां पर आपका ये जो आपका चीज है वो रियलिटी में इंप्लीमेंट ना हो, रियलिटी में उसको फॉलो ना किया जाए। ऐसा हो सकता है ना कि भाई संविधान में लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन रियलिटी में हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज प्रॉब्लम हो रही थी। कैसे हो रही थी कि शुरुआत में क्या था कि जो आपका पूरा इंडिया था वहां पर जिस पार्टी का शासन था उसी पार्टी का शासन राज्यों में भी हुआ करता था। जैसे जो कांग्रेस पार्टी थी वो जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी का शासन केंद्र सरकार में भी था और बहुत सारे राज्यों में भी था। तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल आज़ादी के तौर पर काम नहीं करती थी। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोलती थी वैसा ही इस राज्य सरकार कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है, इस वजह से। अब यहाँ पर आगे प्रॉब्लम कब हुआ, जब एक तरीके से यहाँ पर जो स्टेट में राज्य में सरकारें बदल गई, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई और केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार होने लगी। इससे क्या हुआ, इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके पावर को चैलेंज मिलने लगा। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करने लगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को वैल्यू नहीं देने लगे, उसकी बात को मानने नहीं लगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, राज्य सरकार की पावर को घटाने की या फिर उसको खत्म करने की कोशिश की। कई बार क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो संविधान का गलत इस्तेमाल करके क्या करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देती थी। बोलती थी कि ये सरकार जो है ना ये सही से शासन नहीं कर रही है, ये जो राज्य सरकार है वो जनता का ध्यान नहीं रख रही है, राज्य में क्या हो गया है, क्रिमिनल बहुत बढ़ गए हैं, इस राज्य सरकार को हटा दो, बर्खास्त कर देती थी। ऐसा होता था जब दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। जैसे मान लीजिए कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में मान लीजिए कि AIADMK जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, इसकी सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार वो क्या करेगी, इसकी सरकार को खत्म कर देगी, बर्खास्त कर देगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस फिर चुनाव करवा देगी। इस तरीके से होता था शुरुआत में। लेकिन ये पूरा सिचुएशन बदल गया 1990 के बाद। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल पार्टीज आ गए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पर कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी, पावर में नहीं थी। उससे क्या हुआ, उससे यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब सरकार बनने लगी तो वहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनना शुरू हो गए। मतलब कि कई पार्टियां मिलकर एक साथ आकर सरकार बनाती थी। लोकसभा में किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता था, इसलिए कोएलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से क्या होता था कि जो क्षेत्रीय दल थे
जो आपके रीजनल पार्टीज थी जो कि एक राज्य में सक्रिय थे, उनको बहुत ज़्यादा शेयरिंग, पावर शेयरिंग मिलने लगा, रिस्पेक्ट मिलने लगा, और वो जिस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट चला रहे थे उसको बहुत ऑटोनॉमी भी मिलने लगी। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में फेडरलिज्म को काफ़ी मजबूती मिली। जैसे अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इमेज आपको दिखाया जा रहा है कि शुरुआत में क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो राज्य सरकारों को पावर्स बहुत कम देती थी, बहुत मतलब उनका साथ गलत व्यवहार करती थी कि भाई दूसरी पार्टी की सरकार है, बर्खास्त कर दो, हटा दो, अपनी पार्टी की सरकार है, ठीक है मेरी बात तो मानेगा ही। तो यहां पर क्या होता था 1990 के बाद, क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे कांग्रेस की बात करें, क्योंकि उस समय में कांग्रेस पार्टी ही थी, कोई दूसरा पार्टी उतना बड़ा नहीं था, बीजेपी उस समय उतना बड़ा नहीं हुआ था, पावरफुल नहीं हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसको सीट कम आए। तो दूसरी पार्टीज जैसे कि जेडीएस पार्टी आ गई, बीएसपी आ गई, एसपी आ गई, इसके अलावा बात करें तो आपको शिवसेना आ गई, और भी कई पार्टीज आ गए। ये सभी पार्टीज क्या करते थे, एक साथ मिलकर सरकार बनाते थे। कांग्रेस पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, और इनमें से कोई एक हट जाए तो केंद्र सरकार गिर जाएगी, उस केंद्र सरकार बर्खास्त हो जाएगी। तो ये जो पार्टियां थी, ये जब अपने राज्य में राज्य सरकार चलाती थी ना, तो यहां पर कांग्रेस फिर उनके काम में दखल नहीं देती थी, बोलते ठीक है भैया जैसे चलाना चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों की वजह से ही जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट था वहां पर सरकार चल रही है। अगर ये इसमें से कोई भी नाराज हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगा। इसलिए जो केंद्र सरकार में पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी, वो राज्य सरकारों को छूट दे देती थी। इसका मतलब क्या, ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट, सारी चीजें मिलने लगी। तो कोalition गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीके से जो हमारे देश का फेडरलिज्म है उसको काफी मजबूत बनाया है। तो यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि हाउ हैज द कोalition गवर्नमेंट हैज मेड द फेडरलिज्म मोर एफिशिएंट, या फिर इसी तरीके से थोड़ा घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब यहां पर कोalition गवर्नमेंट का आपको दिखाया गया इमेज कि भाई कोalition गवर्नमेंट कैसे चल रहा है। तो यहां पर कई सारे पार्टियां हैं, जिन पार्टियों की मदद से क्या हुआ है, यहां पर एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है कि इनमें से कोई अगर गया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाएगी। तो ये एक तरीके से कोalition गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज है जिसने फेडरलिज्म को काफी मजबूत किया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि भाई देखिए, आप लोग जो राज्य सरकारों को बर्खास्त करते चलते हैं ये चीज गलत है। आप अपनी मर्जी से जैसे मन तैसे आप राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना होगा। और इसकी वजह से आज हमारे देश में फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा एफिशिएंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें तो प्रावधान पहले से ही किए गए थे, लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में फेडरलिज्म जितना मजबूत था उससे भी बहुत ज़्यादा मजबूत आज हमारे देश में फेडरलिज्म है। इसके बाद यहाँ पर हमारे देश का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आपको दिखाया गया है। मैंने कहा ना कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और यहाँ पर सभी भाषाओं को दिखाया गया कि भाई 22 भाषाएं जो हैं वो आपको शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, यानी कि उनको केंद्र सरकार मान्यता देती है। और सेंसस जब हुआ था तब पाया गया था कि करीब 121 बड़ी भाषाएं हैं जिनको बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जैसे हिंदी में देख सकते हैं कि हिंदी को 43% लोग पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। पहली भाषा बोलने का मतलब कि मेरा प्राइमरी भाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन मैं दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश भी बोल लेता हूं, भोजपुरी भी बोल लेता हूं, तो क्या हुआ, इस तरीके से मेरा जो भाषा हुआ वो हिंदी हुआ। इस तरीके से 43% लोग जो हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके बाद बात करें तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बंगाली भाषा। बंगाली भाषा को करीब 8% लोग बोलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग संख्या में बोली जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर और भी बातें हैं, इनको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। आगे हमारे सामने है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में सिंपल हमें पढ़ना है कि जो हमारे देश में 3 लेवल का गवर्नमेंट है, जो तीसरा लेवल का गवर्नमेंट है वो कब आया, कैसे आया, इन सारी चीजों को। अब यहां पर देखिए, ऊपर हमने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में एक चीज पढ़ा कि वहां पर 2 या फिर 2 से ज्यादा टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकार होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट भी है। तो ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें
तो अभी तक हमने दो टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें हमने बात कर ली। लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश को चलाने के लिए सिर्फ ये दो स्तर की सरकारें भी काफी नहीं हैं। पूरे इंडिया को तो केंद्र सरकार अकेले बात ही मत कीजिए, वो चला ही नहीं सकता है। उसी तरीके से राज्य सरकार भी एक राज्य को पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें जनता के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, तो महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी जितना बड़ा है, और इसके अलावा जो आपका उत्तर प्रदेश है वो रशिया से भी ज्यादा पॉपुलेशन में है। तो इस तरीके से इतने बड़े इलाके को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है एक राज्य सरकार के लिए। इसलिए इन राज्यों के अंदर भी पावर शेयरिंग की जरूरत है, एक लोकल लेवल के गवर्नमेंट की जरूरत है, जहां पर लोकल लेवल के मुद्दे जो हैं वो लोकल सरकार आपका देखे। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। अब यहां पर बात है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, एक पावर का सेंटर है उससे पावर छीन करके एक नया पावर सेंटर हम बना रहे हैं, उस इन दोनों से पावर छीन करके नया हम बना रहे हैं, तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले क्या बना, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, देश आजाद हुआ तब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट था। फिर कई सारे राज्य बनाए गए, क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। फिर फील हुआ कि भाई इतना से काम नहीं चलेगा, फिर इन दोनों के पावर छीनकर आपका लोकल गवर्नमेंट बना दिया गया, तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक रीजन क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कि लोकल लेवल पर सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि आपके गांव में कहां पर पेड़ लगाना है नहीं लगाना है, कहां पर स्ट्रीट लाइट लगाना है नहीं लगाना है, नल किसको ज़रूरत है नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम आपको ज़्यादा बेहतर पता है या फिर केंद्र सरकार में बैठे किसी अधिकारी को ज़्यादा बेहतर पता है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। इसलिए आप अपने गांव का डिसीजन ज्यादा अच्छी तरीके से ले सकते हैं। इसलिए आपके हाथ में पावर देने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसका कंसेप्ट लाया गया कि आप अपने लोकल मुद्दों को खुद से सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप क्या कर सकें, अपने लोकल जो भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम हैं, उनको सॉल्व करके अपनी स्थिति को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर आगे यहां पर कहा गया है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका नीड कॉन्स्टिट्यूशन में भी फिल किया गया था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहां पर सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट था। वहां पर उस समय में लोकल गवर्नमेंट हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट की बात की गई थी, लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था जैसा कि इन दोनों को दिया गया था। बस ऐसा कहा गया था कि हाँ हाँ लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर ये जो आपका लोकल गवर्नमेंट है ऐसा फील किया गया कि भाई इनको संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत है, और इसलिए आगे चलकर 1992 में एक कानून लाया गया जिसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव करके जो थर्ड टायर है यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी संविधान में ऐड कर दिया गया, संवैधानिक उसको दर्जा दे दिया गया। और इसलिए अब क्या हो गया, अब यह जरूरी हो गया कि हर 5 साल में लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो। पहले नहीं होता था, जब संविधान में दर्जा नहीं था तब नहीं होता था। राज्य सरकारों को जब मन करता था वो चुनाव करवाते थे, जब मन करता था नहीं करवाते थे। राज्य सरकार किसी पंचायत में से किसी मुखिया को हटा भी देते थे जब मन जैसे जैसे करता था वैसे। इसलिए क्या होता था, जब ये संविधान में बदलाव किया गया तो हर 5 साल में चुनाव करवाना कंपलसरी हो गया। इसके साथ ही सीट्स को रिजर्व किया गया, जो आपके पंचायत वगैरह है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी 1/3 पोजीशन रिजर्व किया गया जिससे महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एक आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। तो आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव होता है वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। पूरे देश के लिए इलेक्शन कमीशन होता है। फिर राज्य के लिए राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो कि उस राज्य के अंदर जो आपका लोकल चुनाव होगा, लोकल इलेक्शन होगा, उसका काम देखेगी। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके ऊपर ये
कहा गया उनसे कि आपके कुछ पावर छीनकर, स्टेट गवर्नमेंट के पावर को छीनकर कुछ पैसे उनसे लेकर किसको दे दिया गया, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को दे दिया गया। यानी कि जो आपके नगर पालिका थे, नगर पंचायत थे, ये इन सारों को दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो था उसको कहा गया पंचायती राज। मतलब पंचायती राज नाम रखा गया जो आपका रूरल गांवों में जो लोकल गवर्नमेंट था उसके लिए। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये थोड़ा सा आपको देखना है। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक गांव होता है जहां पर ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में क्या होगा, आपको यहां पर कई सारे वार्ड मेंबर्स होंगे और इसके अलावा पंच होगा या फिर सरपंच होगा, हाँ कई इलाकों में मुखिया भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लोग होते हैं इनको डायरेक्टली चुनाव के जरिए जनता चुनती है और ये हर एक वार्ड से या फिर पूरे गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो पंचायत है, ये पंचायत आपका काम करती है अपनी मर्जी से नहीं, उसके लिए ग्राम सभा होगी। मतलब कि जो आपके वार्ड मेंबर होंगे और जो मुखिया होगा वो सारे लोग मिलकर ग्राम सभा करवाएंगे और ग्राम सभा में जो पूरे गांव की जनता है वो सारा डिसीजन खुद से लेगी, अपने बारे में लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट है कि हर साल 2 या 3 बार ये ग्राम सभा का मीटिंग करवाना ज़रूरी है और ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस चेक करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि वो पूरे जिला तक जाता है। जैसे कई सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पंचायत समिति बनता है, या फिर ब्लॉक या फिर मंडल ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनता है। वहाँ पर एक पूरे ब्लॉक लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे यहाँ पर कई सारे पंचायत समिति और मंडल, कई सारे मतलब ब्लॉक को मिलाकर क्या बनाया जाता है, जिला परिषद बनाया जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका एक ऑफिस होता है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको डिसीजन लिए जाते हैं सब पूरे ग्राम पंचायत सभी इलाकों के लिए। और यहाँ पर जिला परिषद में जो आपके मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी चुनाव होता है, पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं उसके लिए भी चुनाव होता है, और इसके साथ ही जिला परिषद में आपके जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, वहाँ पर आपके एक अधिकारी होते हैं, मतलब है कि उस कमेटी के मेंबर होते हैं। ठीक है, और जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो जिला परिषद का हेड होता है। इसी तरीके से शहरों में भी क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया जिसको कि म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं। और म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो आपको जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा हेड किए जाते हैं। और यहाँ पर म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है, आपका जो छोटा शहर होगा वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष पद होता है, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मेयर होता है, मेयर, जो कि पूरे आपके शहर को देखता है, मैनेज करता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर आप अगर पंचायती राज को देखें तो उसमें कुल मिलाकर करीब 36 लाख, कितना है, 36 लाख क्या है, हमारा देश का लीडर्स चुने जाते हैं। लेकिन कई सारे देश है ना, उनकी आबादी इतनी नहीं है। जैसे देश है एक एस्टोनिया, उसकी आबादी 13 लाख है। उसी तरीके से कई सारे आपके छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 36 लाख से कम है, और हमारे देश में 36 लाख तो चुने जाते हैं लीडर्स। आपके मुखिया हो गए, पंचायत समिति हो गए, जिला परिषद हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, सारे मिलकर कितने होते हैं, 36 लाख। और ये नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा है। और इसी तरीके से इस पंचायती राज में जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की वजह से जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन और वॉइस भी काफ़ी मजबूत हुआ है, और बहुत सारे जो आपके जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करने में हमें मदद मिला है। अब यहाँ पर आगे कुछ बातें लिखी गई हैं, वो उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारी बातें तो ऊपर ख़त्म हो गई, और यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। और यहाँ पर इस चैप्टर के लिए मैं अलग से वीडियो कर दूंगा जब मैं आपको सॉल्यूशन वगैरह करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।